सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, इस बीच बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ जो मानवता के नाम पर बहुत ही दुखनीय और निंदनीय था, और हम सबको बहुत दुख भी हुआ। कुछ मरहम लगाया हमने अपनी ही ताकत से, हमारे प्रधानमंत्री ने, और उन्हें सबक भी सिखाया। उस वक्त हमारी आंखों के आगे रील जैसा घूम गया। हम पिछले क्रांतिकारियों की बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में। अब हम उसके आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय को जब पीट पीट कर उनको ख़त्म कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैंने आपको बताया, तो वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ, आगे नाम याद नहीं आ रहा, वो गुजरात में बनाई है सबसे ऊंची मूर्ति हमारे देशभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद एक और घटना हुई कि लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन से कुछ ही दूर पर काकोरी कांड के नाम से एक कांड हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, उन दिनों क्रांतिकारियों के नेता थे। भगत सिंह ने तो भरी असेंबली में ही बम फेंक कर सारी सरकार को थर्रा दिया था। धन की कमी पड़ने पर सरकारी खजाना लूटना हमारी मजबूरी बन गई थी। उसको हमने नाम दिया काकोरी कांड के नाम से। और हमारे 3 शहीद, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, तीनों को फांसी की सजा दी। इस घटना को हम लगभग जानते हैं। उन्हीं दिनों सारा देश क्रांतियों के कारण ज्वालामुखी बना हुआ था। प्रीतिलता, सुनीत चौधरी, शांति घोष तरीकी अनेक बहनें भी उन दिनों साक्षात दुर्गा बनकर मैदान में उतर पड़ी थी। उनके बलिदानों ने इस स्वाधीनता की गाथा को सचमुच गौरव गाथा बना डाला था। इसी पीढ़ी के जाते ही क्रांति की मशाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाल ली। भारत की अंग्रेज सरकार की आंखों में धूल झोंककर वे जेल से बाहर भाग निकले। जो बैरिस्टर थे और एक बहुत बड़े विचारक, चिंतक, दार्शनिक थे, धूल झोंक कर वे जेल से बाहर भाग निकले। उत्तर के मार्ग से हिमालय पार करके अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुँचे। जर्मनी की सहायता पाकर वे जापान गए। हम चकित होते हैं, ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारी वीर था। विदेशों में रहने वाले भारतवासियों की नई सेना खड़ी कर डाली। उसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा गया। दिल्ली चलो व जय हिंद उनका नारा था। नेताजी की सेना ने सचमुच भयंकर युद्ध किया था। अंग्रेजी सेना के सैकड़ों भारतीय सिपाही उनसे जा मिले थे। उन्हें भूखे प्यासे रहकर भी भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ना स्वीकार था। वे कहा करते थे, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। सारे देश में उनको बड़ा मान सम्मान दिया गया। उन्हीं के कारण अंग्रेज सरकार की सेना में भी हड़कंप मच गया। भारतीय सैनिक भी आज़ादी के लिए मचल उठे। वे अंगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए। नौसेना में विद्रोह फैल गया। अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए। उनके पैर उखड़ने लगे। उनको अब लगने लगा कि भारत पर शासन करना असंभव है। अंग्रेजों ने सोचा था कि अत्याचार व भयंकर दमन के द्वारा भारतवासियों को डरा देंगे। देश फिर 1857 की भांति कभी भी करवट लेकर उठ खड़ा न होगा। इसीलिए 25 वर्ष बाद उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से सलाह करके एक नवीन संस्था को जन्म दिया। एक यहाँ देखेंगे अपन, यही आगे चलकर कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब ये संस्था इन्होंने क्यों बनाई थी? देशभक्ति की सुलगती आग से अंग्रेजी सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस को जन्म दिया गया। एक सभा में नेता इकट्ठे होते थे, प्रस्ताव पास करते थे। सरकार से नौकरियों व सुविधाओं की मांग की जाती थी। साथ ही साथ सरकार की जय जयकार भी होती थी। ये हमारी रणनीति थी कांग्रेस के पदाधिकारियों का। इससे गुप्त षड्यंत्र का खतरा टल जाने का अंग्रेजों को विश्वास था। उन्हें लगता था कि अब देशभक्त विद्रोही न बनकर मांगने वाले भिक्षुक बन जाएंगे। तलवार बंदूक छोड़कर वोट, प्रस्ताव, भाषण से ही अपना काम चलाएंगे। यह शुद्ध षड्यंत्र था हमारे द्वारा अपनी जीत के लिए। अंग्रेज सरकार का उसको आशीर्वाद प्राप्त था।
उन दिनों कांग्रेस का झंडा भी अंग्रेज़ों का यूनियन जैक ही था। हमारे राजा रानी अमर रहें, ऐसे हम नारे लगाते थे। क्या अंग्रेज अपनी इस चालाकी से सफल हो पाए? नहीं, कदापि नहीं। कांग्रेस की स्थापना हुए 10 वर्ष भी न हुए थे कि उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का प्रवेश हो गया। वे महाराष्ट्र में पैदा हुए एक तेजस्वी महापुरुष थे। उनका स्वभाव गंभीर, अध्ययन विशाल तथा आचरण बड़ा निर्भीक था। उनके सोचने समझने का ढंग ही दूसरा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्हीं का दिया हुआ नारा था। उसके लिए भीख मांगना कैसा। लोगों में स्वराज्य की इच्छा व प्राप्त करने की हिम्मत जगाने के लिए उन्होंने शिव साम्राज्य दिनोत्सव का उत्सव आरंभ कराया। शिवाजी का शिव साम्राज्य दिनोत्सव, यह वह दिन था जब छत्रपति शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की थी। संगठन उत्पन्न करने के लिए उन्होंने गणेश उत्सव प्रारंभ करवाया। वे बड़े धार्मिक पुरुष थे। उस काल के क्रांतिकारी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। पूना में एक बार प्लेग की भयंकर बीमारी फैली। अंग्रेज कमिश्नर ने उसके नाम पर भयंकर अत्याचार किए पब्लिक पर। चाफेकर बंधुओं ने उसे गोली से मार डाला। बाल गंगाधर तिलक ने उन नवयुवकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने केसरी नामक एक समाचार पत्र भी चलाया। चाफेकर बंधुओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कई बार लेख भी लिखे। उसी के कारण उन्हें जेल भी भेज दिया गया। उन दिनों बंगाल भी क्रांति की आग से झुलस रहा था। अंग्रेज बड़े परेशान थे। अतः उन्होंने अब दूसरी एक चाल देखी अंग्रेजों। अतः उन्होंने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का निश्चय किया। इसके पीछे सरकार की नीयत अच्छी न थी। पूर्वी बंगाल में मुसलमान अधिक रहते थे। बंगाल के 2 टुकड़ों में बांटकर स्वाधीनता आंदोलन को कुचल डालने की उनकी इच्छा थी। इसीलिए उसका घोर विरोध किया गया। सारे देश ने एक स्वर से डटकर विरोध किया। यह आंदोलन बंग भंग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके 3 नेता प्रमुख थे। लाल बाल पाल के नाम से कहे जाते थे। लाल का अर्थ है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बाल का अर्थ है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम था और बंगाल के नेता श्री बिपिन चंद्र पाल थे। क्रांतिवीरों ने भी ज्वालामुखी की तरह भयंकर विस्फोट कर डाला। उनके नेता भी अरविंद घोष थे, जो आगे चलकर योगीराज अरविंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन आंदोलन की इस आंधी में सरकार के होश गुम हो गए। बंगाल का विभाजन समाप्त हो गया। यह देशभक्ति की महान विजय मानी जाएगी। इसी बीच में 2 काम और हो गए। मुसलमानों को स्वराज्य के आंदोलन से रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक और शैतानी की। बंगाल के एक नवाब महिसुल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग नामक संस्था की स्थापना की गई। इसका नाम ही स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करने के लिए मुसलमानों को भड़काना था। उनके अधिकारियों के व मजहब के नाम पर उसने यही किया। अंग्रेज लोग इससे कुछ ही पहले अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम कॉलेज की स्थापना कर चुके थे। यही आगे चलकर मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता के कुछ ही वर्ष पूर्व तक इसके संचालक अंग्रेज ही होते थे। चालाकी से वे सदैव ही हिंदू व मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ाने का ही काम करते थे। हिंदू मुस्लिम दंगे भी उन्हीं की देन थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 2 टुकड़े हुए, अपना देश भारत तो सदा ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों से लूट कर इंग्लैंड को मालामाल बना रहे थे। यहाँ से सामान जहाज़ों से भर कर जाता था। वहाँ से बनकर आने पर यहाँ विदेशी सामान मनमाने दामों पर बेचा जाता था। इस विदेशी लूट को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। सारे देश में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। विदेशी कपड़ों की चौराहे पर इकट्ठा करके इसमें आग लगा दी जाती थी। विदेशी सामान को प्रयोग में लाना लोग पाप समझने लगे। विदेशी माल, विदेशी भाषा, विदेशी वेश सब कुछ छोड़ा जाने लगा। उसी समय एक महिला ने एक नए स्वदेशी झंडे की डिज़ाइन बनाई थी। भगवा रंग के चौकोर कपड़े पर महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र का चित्र लाल रंग में बना था। त्याग, तपस्या, बलिदान व शक्ति का कितना अच्छा मेल था। उस देवी का नाम हम जाने, उस देवी का नाम था भगिनी निवेदिता। इस स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे श्रद्धेय गोपाल कृष्ण गोखले। भगिनी निवेदिता ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। यही वह काल था जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी का बलिदान हुआ था। वे क्रांतिकारी वीर थे। लोकमान्य तिलक ने उनकी भूरी प्रशंसा की थी। अंग्रेजों ने उसके ऊपर मुकदमा चलाया
तिलक के ऊपर। उन्हें 6 वर्ष के लिए कारागार में बंदी बना दिया गया। सरकार ने उनको ब्रह्मा की राजधानी मांडले की जेल में रखा था। वहाँ की जलवायु असुविधाओं ने लोकमान्य तिलक की वज्र देह को गला डाला। बंदी जीवन में उन्होंने गीता रहस्य नामक एक ग्रंथ लिखा था 600 पेज का। देशभक्तों के लिए तो वह सचमुच ही प्रेरणा व उत्साह का भंडार था। कांग्रेस में इस समय 2 दल हो गए। एक का नाम गर्म दल, उनका मत था अंग्रेजों से स्पष्ट विरोध, टक्कर, असहयोग तथा लक्ष्य का पूर्ण स्वराज। इसके नेता थे लाल बाल पाल व अरविंद आदि। दूसरे का नाम था नरम दल। वह शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों से समझौता करके धीरे धीरे अधिकार अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता था। दोनों पक्षों में मतभेद अवश्य था, परंतु एक से बढ़कर एक देशभक्त उनमें थे। आज डॉक्टर ह्यूम के स्वप्न चूर चूर हो रहे थे। कांग्रेस देशभक्तों का कर्म क्षेत्र बन गई थी, जिसको उन्होंने चालाकी से संस्था बनाया था भीख मांगने के लिए। इसी बीच भारत में एक अन्य महापुरुष का जन्म हो गया। इस तेजस्वी व्यक्ति का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में पैदा हुए थे। दीवान के पुत्र श्री मोहनदास ने इंग्लैंड में बैरिस्टरी की शिक्षा पाई। अफ्रीका में दास्ता के कड़वे अनुभव लिए और वहाँ सफलता पाई। अफ्रीका वो 2 बार गए अफ्रीकाओं के लिए काम करने। श्रद्धेय गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य होने के नाते ही उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। स्वभाव से वह संकोची सत्य बोलने वाले व्यक्ति थे। आगे चलकर अपनी अडिग देशभक्ति, असीम त्याग व कुशल नेता के गुणों के कारण वे व्यक्ति के दिल में पूजनीय बन गए। उनके त्यागमयी जीवन को देखकर ही लोग उन्हें महात्मा के नाम से पुकारने लगे। मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी बन गए। भारत में स्वाधीनता के लिए राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे। उधर यूरोप में महायुद्ध छिड़ गया। जर्मनी ने इंग्लैंड पर धावा बोल दिया। अंग्रेज सरकार संकट में फंस गई। इस आड़े समय में महात्मा गांधी जी इनका साथ दिया। हजारों भारतीय जवानों को सेना में भर्ती करवाया गया। आशा थी कि युद्ध समाप्त होने पर सरकार भारत को स्वतंत्र कर देगी, परंतु यह न हुआ। सरकार ने धूर्तता का परिचय दिया। युद्ध समाप्त होने पर सरकार ने रोलेट एक्ट नाम से एक कानून बनाया। यह देशभक्तों को कुचल डालने का एक भयंकर हथियार था। सारे देश में डटकर इसका विरोध हुआ। अमृतसर में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ। उस स्थान का नाम जलियांवाला बाग था। हजारों लोग मैदान में ठठाठस भरे थे। सरकार को यह कब सहन था। जनरल ओ डायर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बाग को चारों ओर से घेरकर मशीन गनों से आग उगलनी प्रारंभ कर दी। सारे दरवाजे बंद कर दिए। हजारों लोग भुने डाले गए। त्राही त्राही मच गई। चारों ओर चीत्कारों से आकाश गूंज उठा। पंजाब के एक बालक ने उसका बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली। ओ डायर नौकरी से अवकाश लेकर इंग्लैंड चला गया। भारत की उस सिंह सपूत ने वहाँ भी उसका पीछा ना छोड़ा। एक दिन ओ डायर उसी की गोली का शिकार बना दिया गया। वह बालक था सरदार ऊधम सिंह के नाम से अमर हो गया। जलियांवाला बाग की घटना ने नेताओं की आंखें खोल दी। श्रद्धेय तिलक जी व गोखले जी संसार से जा चुके थे, अतः कांग्रेस का नेतृत्व पूज्य गांधी जी के हाथों में आ गया। सारे देश में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया गया। सरकारी नौकरियां लोग छोड़ने लगे। विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़ दिए। सरकार को कोई सहयोग न देंगे, बस यही नारा था। 1 वर्ष में स्वराज्य का मंत्र गूंज उठा। स्वराज्य के इस आंदोलन के लिए स्वराज्य फंड खोला गया। देखते देखते जनता ने खुले हाथों से गांधी जी की झोली भर दी। सरकार को इस भयंकर आंदोलन की कल्पना न थी। सारे देश ने गांधी जी का जी भरकर साथ दिया। चारों ओर अव्यवस्था हो गई। एक साइमन कमीशन आया इसके लिए। उन्होंने साइमन कमीशन भारत वापस जाओ के नारे से उसका स्वागत किया। उसका दल लाहौर पहुंचा, पंजाब की लाहौर पहुंचा। सरकार को इस भयंकर, हमने यहाँ तक देखा। अब आगे हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। पंजाब की भूमि रक्त से लाल हो गई। एक माह भी न बीत पाया था कि उस पुलिस कप्तान सैंडर्स को उसी के दफ्तर के सामने गोली से उड़ा दिया गया। उसकी लाश भूमि पर पड़ी आ रही थी। पंजाब की भूमि रक्त से लाल हो गई। लाला जी का बलिदान रंग ले आया। पूर्ण स्वतंत्रता इससे कुछ भी कम नहीं, ये सबकी मांग थी। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस समय 3 अन्य महापुरुष स्वाधीनता संग्राम के इस महान यज्ञ में आकर उपस्थित हो गए थे। एक का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे सुप्रसिद्ध बैरिस्टर पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। बाप से बेटा सवाया वाली कहावत उन पर खरी उतरती थी। दूसरे थे गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुशल संगठनकर्ता, महान कर्मयोगी। तीसरे थे बंगभूमि में पैदा हुए सुभाष चंद्र बोस। लाहौर के अधिवेशन में ही रावी नदी के तट पर ठीक 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा की गई। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए 26 जनवरी हमारे इतिहास की पुण्यतिथि बन गई। और इसको हम अगर हमें
पसंद आया तो हम और थोड़ा सा आगे जानेंगे, और नहीं तो फिर हम किसी और दूसरे विषय पर चलेंगे। आप सबको नमन, आप सबको वंदन, जय हिंद। और एक बार हमारी जल थल नभ की तीनों सेनाओं को सलाम, हमारे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को पुनः पुनः अभिनंदन, वंदन और आशीर्वाद पूरे देश की ओर से उनके साथ हमारा।